तो बच्चे के ऊपर जब कोई ज़िम्मेदारी डाली जाती है तो थोड़ा मुश्किलात तो आती है। जब मेरा मानना ऐसा है कि आप म्यूज़िक नहीं कभी सीख सकते किसी से। तो जब मैं गया तो वो जो सिक्योरिटी वाला था वो जाने नहीं दे रहा था। तो उन्होंने बोला, यार ये बताइए 20 मिनट में क्या आप बजाओगे और क्या मैं बजाऊँगा? एक बार मुझे बुलाया गया था सारेगामा जो प्रोग्राम आता है। बचपन से ही मैंने बॉलीवुड के सारे गाने में सितार पे बजाता था जो भी मुझे पसंद आते थे। बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं। इतना टैलेंट हमें पहले नहीं दिखता था। लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि किसी बड़े कलाकार के पास हम ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते। बोले आपके हाथ से मुझे हार पहनना है, एक हार पहनाइए आप मुझे। विलायत खान साहब ने इधर-उधर देखा, उनकी शागिर्द थे, यार हार, रात के 2 बजे का टाइम है। मैं उस वक़्त 19 साल का हूँगा और संगत के लिए पंडित किशन महाराज जी को कहा गया। उन्होंने कहा कि देखो मैं नहीं बजाऊँगा, मेरा बेटा पूरन है, वो बजाएगा उसके साथ। मैंने बजाना शुरू किया। 10-15 मिनट के बाद वो खुद अंदर आ गया। उठ जा पूरन, मैं ही बजाऊँगा। और उन्होंने ब्रिज नारायण जी के कान में कुछ कहा तो बहुत नाराज़ हो गए, गुस्सा होने लग गए। फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब जो थे अपने प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो उन्होंने भी पूछा, खान साहब आपने ऐसा क्यों किया? बोले अगर मुझे देना है तो मुझे वो अवार्ड चाहिए जो किसी को नहीं मिला। तो उनके लिए ख़ास अवार्ड बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आफ़ताब सितार। जब मुझे पद्मश्री मिला तो बहुत मेरे साथी कलाकारों ने कहा कि आपके लिए ये ठीक नहीं है। आप सभी का स्वागत है ताल तत्वा की म्यूजिक की पॉडकास्ट सीरीज में, जहां भाषा में अपनापन है, सुर में तहजीब है और हर लफ्ज में अदब की खुशबू। कहा जाता है जब सुर खुदा से मिल जाए तो उसे इंसान नहीं उस्ताद कहा जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी उंगलियों से निकलने वाला हर सुर खुद रब की आवाज़ जैसा लगता है। ये वही उस्ताद हैं जिनके सितार ने दुनिया के कोने कोने में हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया, जिनकी तालीम खानदान की विरासत है और जिनकी रूह में बसते हैं उस्ताद विलायत खान साहब के सुर। आज हम बात करेंगे सुरों की साधना और एक उस सफ़र की जो मक्का मदीना से नहीं बल्कि मन से संगीत तक जाता है। तो आइए शुरू करते हैं ताल तत्वों का एक और सुरमई अध्याय उस्ताद शाहिद परवेज खान साहब के साथ, जिनका मानना है सुर वो इलाही जुबान है जो खामोश रहकर भी दिल से बात कर जाती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ताल तत्वा की थैंक पॉडकास्ट यू। सीरीज में। सर, हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। एक बाल मन जो कि क्रिकेट का शौकीन होता है, कैरम का शौकीन होता है, तो आपके बचपन से हम शुरुआत करना चाहेंगे। अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, जो आप एक बाल मन होता है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपने अभी जैसे कहा कि बच्चे गेम्स के शौकीन होते हैं, खेलने के शौकीन, और मैं भी था। और वो ज़रूरी भी था बच्चों के हिसाब से कि बच्चा जब होता है तो उसे गेम्स वगैरह तो शौक होता ही है। लेकिन शौक से थोड़ा सा और ऊपर जाए, हालांकि उस वक्त इतनी समझ नहीं होती है एक बच्चा होने की हैसियत से। गेम्स का तो मुझे भी शौक था और मैं सोचता था कि कब वक्त मिलेगा मुझे इसके लिए। लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा म्यूज़िक में मुझे ज़्यादा मज़ा आता था। हाँ, म्यूज़िक के बाद अगर मुझे टाइम मिलता था तो मैं सभी तरह के गेम्स में बहुत शौकीन था। मैं क्रिकेट भी खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था, कैरम भी खेलता था। ऐसे काफ़ी गेम्स में खेलता था और वो उसका शौक भी था। लेकिन मैं बचपन से ही ये मुझे महसूस होता था कि उससे मुझे खुशी भी मिलती है, रिलैक्सेशन भी होता है। लेकिन सुकून मुझे म्यूज़िक से ही मिला हमेशा, बचपन से। जी, अभी आपने बोला बाल मन होता है, उसको इतनी समझ नहीं होती है। क्या आपको म्यूज़िक के प्रति एक प्रेम था या लगाव था, आपके कहते हैं ना खून में था? तो एक समझ एक लेवल के बाद आई या इनिशियल से आप में काफ़ी इन चीज़ों की समझ थी? नहीं, समझ तो धीरे-धीरे ही आती है। जब मेरी शुरुआत हुई तो मेरे वालिद साहब ने एक छोटा-सा सितार लाया खिलौने के तौर पे।
और कहा कि भाई तुम्हारे लिए एक खिलौना लाया, इससे खेलना है तुमको। मैं बहुत खुश हुआ। अब वो जो खिलौना था साहब, वो इतना आगे जाके मुश्किलात हो जाएगी, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। शुरुआत में तो बहुत मज़ा आया, अभी धीरे-धीरे कहना भाई अब ये आपको करना ही है। तो बच्चे के ऊपर जब कोई ज़िम्मेदारी डाली जाती है, तो थोड़ा मुश्किलात तो आती है मेरे साथ। जी। अगर आपने बात की ज़िम्मेदारी की, तो आपके वालिद साहब की आपने बात की। बहुत छोटी उम्र में आपके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है, तो ज़िम्मेदारी आप पे आ जाती है। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि पहले फ़ेज़ क्या था? फिर आपकी जो जर्नी रही म्यूज़िकल, कैसे बदलाव आया? आप किसी को भी पसंद करें, कोई भी आपका आइडियल हो, इंसान जब शुरू में किसी को पसंद करता है तो पहले उसके जैसे ही कुछ करना चाहता है। समझ लीजिए एक तरीके से उनकी कॉपी करना या उनको फॉलो करना या जो भी है। कितना भी कोई करे, लेकिन वो अलग होगा ही आगे जाके, क्योंकि वो इंसान ही अलग होता है। 2 इंसान एक जैसे हो ही नहीं सकते हैं। तो मैंने कई बार ये बात कही भी है लोगों से कि आपको अपना म्यूज़िक अलग करने की कोशिश नहीं करनी है। वो अपने आप ही होगा, क्योंकि आप इंसान ही अलग हो। तो क्या सवाल था आपका? सवाल ये था कि ज़िम्मेदारी होती है आपके ऊपर, म्यूज़िक के हुँ। प्रति ज़िम्मेदारी कह सकते हैं आप पे आई, या म्यूज़िक सीखने का या जो तरीका था पहले बाद में कैसा बदला? देखिए, जो आप सीखते हैं, जो चीज़ें आपको मालूम पड़ती है या जो चीज़ें पता लगती है, वो इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होती। नॉलेज जो है वो कहीं से भी मिलती नहीं है मेरे हिसाब से, इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन को जब आप समझते हो और उस पे रिएक्ट करते हो, तब वो इन्फॉर्मेशन नॉलेज बनती है। अब ज़िम्मेदारी की बात ऐसी है कि शुरुआत में जो वाली साहब जैसा कहते थे एकदम ऐसे ही करना है, वैसे ही हम बजाते थे, वैसे ही सुनते थे उनकी बात। फिर कुछ समय के बाद एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ों में ये ऐसे के बजाय ऐसे भी करना चाहिए, लेकिन आई वाज़ नॉट अलाउड टू डू दैट। एक डिसिप्लिन भी था, समझ लीजिए थोड़ी सख्ती भी होती है। तो ऐसा दिल चाहता था कि नहीं ऐसा भी करें, अगर हम करते थे तो ऐतराज़ होता था, गुस्सा करते थे कि ऐसा नहीं जैसा बताया वैसे ही करो। तो जो उन्होंने सिखाया था, जब मेरा मानना ऐसा है कि आप म्यूज़िक नहीं कभी सीख सकते किसी से। म्यूज़िक कैसे प्रोड्यूस करना है वो आप सीख सकते हो। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या है, वो आप ले सकते हो। लेकिन वो सब समझने के बाद आपकी सोच जब उसमें शामिल होगी तब वो म्यूज़िक होगा, वरना वो कॉपी हो जाएगी। जैसे बताया वैसे ही बजाने को हम म्यूज़िक नहीं होगा वो। तो यही अ, मतलब हमारे सफ़र में, हमारी जर्नी में वालिद साहब के बाद जो चीज़ें मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, वो तो मैंने वैसे ही रखा। लेकिन देखिए, मेरा ये भी मानना है कि जो कला होती है, उसमें अगर चेंजेज़ नहीं आए, तो कला फिर पनपती नहीं है। कला कहते हैं कि कला परिवर्तनशील होती है। उसके वैल्यूज़ और उस हम ट्रेडिशन को हम नहीं चेंज करते हैं। हम उसके बाउंड्री के बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड तो कर सकते हैं। बाउंड्री में रह के भी इसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो ये हमने कोशिश की और ये बहुत लंबा प्रोसेस रहा। अभी आपने एक बात बोली कि कोई 2 इंसान सेम नहीं हो सकते। अगर हम 2 लेजेंड्स की बात करें, पंडित रविशंकर जी की, उस्ताद विलायत खान साहब की, तो उनसे आपने क्या सीखा अगर हम बात करते हैं, और आपने उस जर्नी को कहते हैं लेगेसी को किस वे में चेंज किया?
देखिए, अगर आप किसी से कुछ लेते हैं, तो उसका फ़ायदा ही जब है, जब आप उस चीज़ को लेके अपनी ज़बान में, अपने तरीके से कहें, वरना वो चीज़ फिर कोई फ़ायदे की नहीं है। रविशंकर जी और विलायत खान साहब तो बहुत बड़ा नाम है। मैंने तो बहुत छोटे-छोटे, जिनको कोई कोई जानता भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ अच्छा मिला है तो वहाँ वहाँ से भी लिया है मैंने। तो ऐसे नाम अगर मैं लूँ तो उसमें सैकड़ों हो जाएँगे। जो मास्टर्स हैं हमारे टाइम के, जैसे पंडित जी, रविशंकर जी, विलायत खान साहब, जो वो बजा रहे हैं, लोग ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो बजा रहे हैं उसी को लिया जाए या उसी को कॉपी किया जाए। मैंने कोशिश ये की कि वो जो बजा रहे हैं तो उसका असर क्या है, वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को समझें, तो आप अपनी ज़बान में दूसरे तरीके से भी उसको कह सकते हैं। वही मैंने कोशिश की। जी। अभी हमने बात की आपके फ़ादर के इंतकाल की, आपके म्यूज़िक की जर्नी की। एक फैमिली वाइज़ फाइनेंशियल बर्डन भी आता है या चीज़ें वैसे भी मैनेज करनी पड़ती है। एक स्ट्रगल का जर्नी शुरू हो जाता है एक लेवल के बाद, बिकॉज़ क्लासिकल म्यूज़िक में पैसा कमाना भी एक आर्ट कह सकते हैं या मुश्किल कह सकते हैं। उसके बारे में आपका क्या जर्नी था और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा कहना सही नहीं है कि क्लासिकल म्यूज़िक में ही प्रॉब्लम आता है। हाँ, कोई भी फ़ील्ड में आप चले जाइए। हज़ारों डॉक्टर हैं, क्या सभी इतने पे कामयाब होते हैं? ऐसी-ऐसी डिस्पेंसरीज़ देखिए कि जो मक्खी मार रहे हैं डॉक्टर बैठ के। कोई भी, मेरा ये सोचना है कि किसी भी फ़ील्ड में अगर आप मीडियोकर लेवल पे हैं, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कोई और फ़ील्ड हो, कुछ भी हो। लेकिन एक आप लेवल पे, अच्छे लेवल पे हैं तो प्रॉब्लम उस लेवल तक पहुँचने तक आएगी, उसके बाद नहीं। तो जहाँ तक आपने जैसे बर्डन की बात की, और लोग इसको स्ट्रगल भी कह मुझे पूछते हैं कि सभी ने स्ट्रगल किया है। ये लफ्ज़ स्ट्रगल को मैं मानता नहीं हूँ। मैं इसको स्ट्रगल के बजाय प्रोसेस कहता हूँ। ये प्रोसेस है, यही रास्ता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो यही है। जिसमें आप उसको मुश्किलात कह लीजिए, स्ट्रगल कह लीजिए, मुसीबत कह लीजिए, अच्छे से लीजिए या खराब तरीके से लीजिए, उसका अच्छा असर लीजिए या खराब असर लीजिए। लेकिन मुझे ये लगा कि ये एक प्रोसेस है, जिसके जिसका यही रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का, और मेरा यही मानना है। जी। आपकी इनिशियल डेज़ की जर्नी म्यूज़िक में आपका एक बॉलीवुड में भी एक सफ़र रहा है। वहाँ पे आपका कैसे आना हुआ या उस बारे में हम जानना चाहेंगे? क्या है, जैसा कि आपने कहा ना कि बर्डन आता है जब, मतलब फैमिली के लिए, खुद के लिए, जीने के लिए जो भी कुछ करना पड़ता है, तो उस वक़्त तो मैं, कोई जानता भी नहीं था मुझे। उस वक़्त तो मैं अपना काम कर ही रहा था। तो वहाँ पे उस वक़्त कोई कॉन्सर्ट्स वग़ैरह इतने नहीं होते थे। तब मैंने सोचा कि करना क्या चाहिए, कैसे करें? तो फिर मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर साहब के पास गया था, और वहाँ पे उनको मिलना चाह रहा था। तो जब मैं गया तो वो जो सिक्योरिटी वाला था, वो जाने नहीं दे रहा था। लेकिन उसने पूछा, आप क्या म्यूजिशियन हैं? मेरे पास सितार भी था। बोले हाँ। बोले मैं भी गिटार बजाता हूँ। मैंने कहा यार ज़रा मुश्किलात में हूँ, उनसे मिलना ज़रूरी है। अच्छा, बोले चलो। तो उसने छोड़ दिया। वहाँ गया तो पता लगा वो साहब बिज़ी हैं, उन्होंने दूसरे दिन बुलाया। फिर उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, आप कहाँ, किस फैमिली से हैं? जब उनको ये पता लगा कि मैं बोला ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपको गाने में चांस दूँगा। जैसे कि वो जो गाने में जब वो जो होता है, रिकॉर्डिंग होती है, उसमें बजाना होता है। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं है। मैं चाहता हूँ आप 10 मिनट दीजिए, आप सुन लीजिए और उसके बाद बुलाएँगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है, आज तो मेरे पास वक़्त नहीं, तुम अगले हफ्ते आओ। फिर नेक्स्ट वीक गया तो बोले, उन्होंने कहा देखो मेरे पास 15 मिनट है, 15 मिनट में तुम सुनाओ। तो मैंने शुरू किया, करीब पौना घंटा गुज़र गया, उन्होंने रोका नहीं, मैं भी रुका नहीं।
फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम आ जाओ। फिर ऐसे करके मेरी वहाँ की जर्नी शुरू हुई, जिससे मेरी अर्निंग भी शुरू हो गई। मैंने ऐसे बहुत कलाकार देखे कि जो अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए क्लासिकल कॉन्सर्ट फ्री बजा रहे थे और पैसे इधर से कमा रहे थे, ताकि वो उनको जाना जाए। तो यही रास्ता मुझे सही लगा और मैंने भी यही किया। ये तकरीबन आप समझ लिए 7-8 साल ये चलता रहा। आपका अगर हम पूछें कि पहली म्यूज़िक में ब्रेक किस मूवी में या किस गाने में था बॉलीवुड में? देखिए, जब किसी भी कलाकार का बायोडाटा लोग पढ़ते हैं हुँ, कि भाई इसने 10 साल की, 8 साल की या 12 साल की उम्र में पहला कॉन्सर्ट दिया, तो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो पहला उन्होंने कॉन्सर्ट दिया तो वो क्या तैयार हो गए थे, आर्टिस्ट बन गए थे और उन्होंने कॉन्सर्ट दिया, नहीं। स्टेज पे बजाने की, स्टेज पे काम करने की भी ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग शुरू हुई। सच तो ये है। तो मेरा पहला कॉन्सर्ट मैंने 7 साल की उम्र में बजाया, मतलब मेरी स्टेज की ट्रेनिंग शुरू हुई 7 साल की उम्र में, जो कि उसका नाम था अ, अभिनव कला समाज करके एक संस्था थी कानपुर में, जिसमें मुझे पहली बार बजाने का मौका मिला। मैं 7 साल का था और वहाँ से मेरी शुरू हुई जर्नी। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब मैंने जो कॉन्सर्ट बजाया, जो एक मेरी खोज थी, मेरी जो तलाश थी कि भाई मुझे भी एक्सेप्ट किया जाए एज ए कलाकार, वो हुआ था जब मैं अ, समझ लीजिए कि 18 साल का था, 18 ईयर्स। और वो जो था पहला कॉन्सर्ट था बॉम्बे में, जिसका नाम था कल के कलाकार। तो वहाँ पे वो शाम को 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक चलता था, समझ लीजिए 12 घंटे का। और उसमें 12 घंटे में कम से कम 20 कलाकार हिस्सा लेते थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक एक को कितना टाइम मिलता होगा। किसी को 20 मिनट, किसी को 25 मिनट। तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा आपको 20 मिनट है। तो एक तबला प्लेयर आज नहीं है दुनिया में, उनको सभी जानते हैं, शफात अहमद खान साहब, दिल्ली के, मेरी उम्र के ही थे, मेरे दोस्त भी थे। तो उन्होंने बोला यार, ये बताइए 20 मिनट में क्या आप बजाओगे और क्या मैं बजाऊंगा। मैंने कहा देखो, अगर अच्छा है अपना काम तो मेरे मुझे पूरा विश्वास है, मैं यकीन है मुझे कोई रोकेगा नहीं, बेफिक्र रहो। साहब मैंने बजाना शुरू किया तो 15-20 मिनट तो जो शुरुआत का आलाप होता वही चलता रहा, फिर तबला शुरू हुआ, हमने पौना घंटा का बजाया और रोका नहीं उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि 10 मिनट और बजाइए। तो ये मेरा, इसको मैं पहला कॉन्सर्ट मानता हूँ जो मैंने अपनी एंट्री की कि भाई मुझे भी एक्सेप्ट करिए एज ए कलाकार। जी। अभी आपने बात बोली कलाकार की एक्सेप्टेंस की। एक होता है कि आपकी पहली कमाई का अगर हम बात करते हैं, उसका आपने क्या किया? आपको वो मोमेंट याद है? पहला, कमाई जिसे इनकम। हाँ, पहले इनकम तो वो मेरी वहाँ से हुई ना, जो मैं फिल्मों में जी। बजाने गया था, रिकॉर्डिंग, वहाँ से मेरी इनकम शुरू हुई। कौन-सा गाना था वो? या कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक था? वो मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, हुँ, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर थे उसमें लक्ष्मीकांत इसमें प्यारेलाल जी, और लता जी और आशा जी का डुएट था वो, जिसमें मैंने बजाया था। और उसके बोल कुछ इस तरह थे कि झूला झूलत कन्हैया। और गाना बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे नहीं लगता कि फेमस हुआ। लेकिन ठीक ठाक गाना था, तो वो पहला था मेरा। अगर हम बात करते हैं पहले गाने की, तो आपकी सोच में भी कुछ बदलाव आया होगा कि बॉलीवुड का एक म्यूज़िक अलग होता है, क्लासिकल अलग होता है, एक फ्लेवर कह सकते हैं अलग होता है, एक टेस्ट अलग होता है। उसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो? बिल्कुल सही है आपकी बात, क्योंकि हर म्यूजिक बहुत अलग होता है, उसका असर अलग होता है, उसका काम करने का तरीका भी अलग होता है। लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही है। एक बार मैं
मुझे बुलाया गया था सारेगामा जो प्रोग्राम आता है, जिसके अंदर सोनू निगम एंकर हुआ करते थे। तो उन्होंने एक गाना कुछ खुद गाया और कहा कि ये एस डी बर्मन साहब का है। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, रफ़ी साहब का एक गाना था। तो मैंने कहा कि मियाँ ये एस डी बर्मन का नहीं, जयदेव का है गाना। एस डी बर्मन के असिस्टेंट थे तो वो। फिर उन्होंने बीच में कट करके बाद में मुझे पूछा कि आप तो क्लासिकल म्यूजिशियन हैं, आपको बॉलीवुड में इतना इंटरेस्ट कैसे है? मैं ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ मैं, असली बात, जैसे आपने कहा फ़र्क तो होता है। मैंने ये बताया कि अगर आप म्यूज़िक पसंद करते हैं, आप सच्चे म्यूज़िक लवर हैं, तो म्यूज़िक किसी भी लिबास में हो, चाहे वो कव्वाली हो, भजन हो, गज़ल हो, बॉलीवुड हो, वेस्टर्न म्यूजिक हो या क्लासिकल हो, अच्छा होगा तो आपको हर हाल में पसंद आएगा। बचपन से ही मैंने बॉलीवुड के सारे गाने में सितार पे बजाता था जो भी मुझे पसंद आते थे, क्योंकि म्यूजिक अच्छा है, उससे बॉलीवुड से ताल्लुक नहीं है उसका। हमें अच्छा लग रहा है, एज ए म्यूजिशियन आई यूज टू लाइक इट, तो मुझे पसंद है। तो वो मैंने उनको बताया कि भाई ये अच्छा म्यूजिक मेरे को हर शक्ल में पसंद था। जी, अभी आपने बोला कि जो बॉलीवुड सॉन्ग्स आप सितार पे बजाया करते थे, आजकल भी एक ट्रेंड चला है, जिसकी शुरुआत आपने बहुत पहले ही कर दी थी। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मुझे एक क्लासिकल म्यूजिशियन की हैसियत से इनवाइट किया जा रहा है बजाने के लिए, तो आई वुड लाइक टू मेंटेन द डिसिप्लिन। मैं स्टेज पे ये काम नहीं करूँगा। इसमें मैं कुछ बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन वहाँ मुझे जो सुनने वाले हैं, वो बॉलीवुड के गाने सुनने नहीं आए हैं। अभी जैसे हम घर में बैठे हैं, कुछ हमारे दोस्त अहबाब या कुछ हमारे रिश्तेदार वो आ गए। उन्होंने कहा कि भई आपका जो म्यूज़िक है वो तो हमें समझ में नहीं आता, हमें कुछ तो गाना सुनाइए। अब ऐसी महफ़िल में जैसे मौका आ गया तो उनको सुना दिया बजा के। या कभी ऐसा मौका भी आया कि एक राग है, जो कि हम क्लासिकल में बजाते हैं। मैंने उनको बताया कि इसी राग में देखिए ये बॉलीवुड का गाना ये भी इसी राग में। बोले हाँ, काफ़ी सिमिलर लग रहा है। तो ऐसे कुछ मौके आते हैं जिसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं स्टेज पे नहीं करता हूँ ऐसा। अभी आपने एक बात बोली थी कि स्टेज पे 12 घंटे में 20 म्यूजिशियन आते थे, बहुत कम टाइम मिलता था, एक टफ ट्रेनिंग होती है। आपके ज़माने की ट्रेनिंग और आज बच्चों को ट्रेनिंग जो मिलती है, उसमें क्या डिफरेंस आप देखते हैं, क्या डिफरेंस आया है? फ़र्क तो बहुत है, क्योंकि आज मुझे जो लगता है कि हर इंसान बहुत जल्दी में है, किसी के पास वक़्त नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग मेरे पास सीखने भी आते हैं, तो वो पहला सवाल करते हैं कि कितने टाइम में ये बजाने लग जाएगा? मैंने उनको बताया कि एक बात, भाई जब आप स्कूल जाते हो, वहाँ ये नहीं सवाल करते हो कि कितने साल लगेंगे, वहाँ बराबर आप ठीक रहते हो। इसमें भी ज़रा वक़्त दो। अभी सीखना शुरू नहीं किया कि कहने लगे स्टेज पे कब बजाएँगे। तो ये मैंने देखा कि ये 2 बातें, कुछ अच्छी भी है और मतलब हर चीज़ में मैंने ये बात देखी है, जब कोई नई चीज़ आती है या पुरानी चीज़ हो, उसमें कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, कुछ माइनस भी होते हैं। इसी तरह आज भी, आज ये मैं देखता हूँ और बहुत ताज्जुब भी करता हूँ कि बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं। इतना टैलेंट हमें पहले नहीं दिखता था। दे आर रियली वेरी टैलेंटेड इन म्यूज़िक, इन डिफरेंट थिंग लाइक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो, वोकल हो, तबला हो। सर, अभी आपने बात किया बच्चों का सीखने का, अगर कोई आपसे सीखने में इंटरेस्टेड है, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकता है? देखिए, पहले तो बड़ा यह मुश्किल होता था, लेकिन अभी मुझ तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके रास्ते हमने बना दिए हैं। मैंने एकेडमी भी है और सब पहले तो मैंने इंडिया में सिखाया बहुत, मेरे यहाँ बहुत सारे शागिर्द हैं और मेरा यूएस में एकेडमी है, एसपीके एकेडमी, जो हमने
हर सभी के लिए खुला रखा है। लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि किसी बड़े कलाकार के पास हम ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले कहीं और सीख लें, उसके बाद जाए, ये गलत है। डायरेक्ट ही आना चाहिए। जो लोग सिखाते हैं, जो कलाकार, सभी कलाकार नहीं सिखाते, क्योंकि उनके टेम्परामेंट की बात है। कुछ अच्छे परफॉर्मर हैं, बट वो टीचिंग में उनको इंटरेस्ट नहीं है, और कुछ हैं जो टीचिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं और परफॉर्मर भी है। तो मैंने हमेशा एक बात कही है कि कॉन्सर्ट बजाना एज एन आर्टिस्ट मेरा एक प्रोफेशन है, लेकिन सिखाना जो है मेरा प्यार है। मुझे पसंद है। तो अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहता है, अगर कोई बच्चा है, तो जो उसको जोड़ने में, उसको इंस्पायर करने में, उसको इंटरेस्ट पैदा करना, ये सब जिम्मेदारी मेरी है, उसकी नहीं है। उसको सिर्फ मुझे कोऑपरेट करना है। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे। जी, आपने बताया कैसे। तो पेरेंट्स को कोई टिप्स देना चाहेंगे कोऑपरेट करने के लिए, बच्चों के पेरेंट्स को तो आप? बिल्कुल। सबसे पहले तो किसी को भी, किसी बच्चे को भी आप फोर्स ना करें। पहली चीज, अगर उसको इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश करिए। जल्दी मत करिए कि जल्दी किसी उस्ताद के पास भेजे, जल्दी जल्दी सीख जाए। बच्चों से ज्यादा जल्दी माँ बाप को होती है, जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये हमेशा मैं मैसेज देता हूँ। तो उसका ये तरीका है कि बच्चे को इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उसको ये फोर्स मत करे कि तुमको 3 घंटे 4 घंटे या ऐसा। उसको मजा लेने दीजिए। लेट हिम एंजॉय फर्स्ट, लेट हिम कनेक्ट विथ इट। पहले उसका कनेक्शन बन दीजिए, उसको मजा, एक बार मजा आने लगेगा तो फिर नहीं छूट सकती ये चीज। जी। अगर आपने बात की इश्क की, मज़े की या लगाव की, आपका एक लगाव बचपन में क्रिकेट की तरफ भी था और आपकी उँगली में चोट लग जाती है, फिर आप परफ़ॉर्मेंस भी करते हैं। उन किस्सों के बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो मेरी ये वाली फिंगर जो मेन है, इस पे बॉल लग गई और फ्रैक्चर हो गया। नेक्स्ट डे मेरा कॉन्सर्ट था बॉम्बे में, और वो कॉन्सर्ट हो रहा था अमजद अली खान साहब की 50th बर्थडे का था। बड़ा इम्पोर्टेंट था। मैं गया और मैंने उनको कहा, ऑर्गेनाइजर को, कि यार मैंने एक्सरे भी लिया, लेके गया कि देखो मेरे उंगली फ्रैक्चर है, मैं बजा नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप मत बजाइए, आप स्टेज पे आ जाइए 5 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर आप नहीं बजाना चाहे कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, स्टेज पे जाके ना बजाऊं। तो मैंने सोचा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज। तो इसमें हम लोग वो मिज़राब पहन के बजाते हैं ना, फैरी फिंगर हुँ, में। मैंने कहा कि इसमें ट्राई करता हूँ। तो बीच की उंगली में मैंने मिज़राब पहन के वो कॉन्सर्ट किसी तरह बजा लिया, बल्कि और 8-10 कॉन्सर्ट थे वो भी कर लिया। बस ये ऊपर वाले का करम रहा कि हमारा काम चल गया और इज्जत रह गई। जी। आपने कॉन्सर्ट्स की बात की, आपने इंस्टेंट डिसीज़न लिया कि मुझे बजा लेना चाहिए स्टेज पे। अगर हम बैक स्टेज की बात करते हैं, प्री कॉन्सर्ट या ग्रीन रूम की, उसके कुछ किस्से होंगे आपके पास, वो हम जानना चाहते हैं कुछ? देखिए, मुझे मेरे साथ जो हुआ ग्रीन रूम में, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा मुझे जो लगता था, जब मैं हमारे सीनियर्स को सुनने जाता था, तो बड़ा ध्यान से ग्रीन रूम में हम लोग देखते थे कि क्या चल रहा है। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। एक मैं किस्सा मुझे याद आता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। विलायत खान साहब ग्रीन रूम में बैठे हैं, और पंडित श्यामता प्रसाद जी, बनारस के, वो तबले पे बैठे हुए हैं। तो अभी कैसे होता है कि कुछ कलाकार ऐसे भी थे कि थोड़ा सा पहले अपने मूड में आते हैं, फिर वो बजाते हैं। उस दिन श्यामता प्रसाद जी बहुत ही अलग ही मूड में थे।
तो खान साहब ने सितार ट्यून किया, कहने लगे भैया आप भी ट्यून कर लो। बोले नहीं, मैं तबले को हाथ नहीं लगाऊंगा। क्यों? बोले एक मेरी आज जिद है, वो आप पूरी करेंगे तो ही मैं बजाऊंगा। सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि जाने क्या बोलने वाले, क्या हो गया वो। तो उन्होंने कहा क्या है वो जिद आपकी? बोले आपके हाथ से मुझे हार पहनना है, एक हार पहनाइए आप। विलायत खान साहब ने इधर उधर देखा, उनके शागिर्दों को, यार हार, रात के 2 बजे का टाइम है, कहाँ से मिले? तो ऑर्गेनाइजर, उनके पास बुके वगैरह था जो उनको पेश करने वाले थे, बोले उनसे ही ले आओ यार जल्दी से, नहीं तो ये आज बजाएंगे नहीं। अब वो गए साहब, बुके लेके आए, और उन्होंने कहा कि हार तो मिला नहीं है, बुके को कबूल करिए। बोले आपने मेरी आधी बात रखी है, मैंने फूल मांगा था लेकिन हार मांगा तो बुके नहीं। तो बहुत हंसने लगे सब। उसके बाद उन्होंने बजाया, और वो मैं कभी भूलता नहीं हूँ। बहुत ही, मतलब मेरे लिए आज भी ऐसे ही ताज़ा है जैसे आज से 40 साल पहले की बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात है। जी। अभी आपने बोला कि सितार को ट्यून कर लीजिए, बड़े कोई आर्टिस्ट के किस्से सुनाए आपने। कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपको ग्रीन बैक स्टेज पे बोला गया होगा कि इस परफॉर्मेंस, इस गाने पे या इस थीम पे या इस राग पे परफॉर्म करना है। ऑन द स्पॉट ऑडियंस को देख के एक थीम बदल किस्सा जाती मुझे, होगी। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अब मेरे साथ भी ग्रीन रूम का एक किस्सा मैं चाहता हूँ कि शेयर करूँ। इलाहाबाद में मेरा कॉन्सर्ट था, और मैं उस वक्त 19 साल का हूँगा, और संगत के लिए पंडित किशन महाराज जी को कहा गया। मैं ग्रीन रूम में बैठा हूँ, तो किशन महाराज जी बाहर हैं, और काफी टाइम हो गया वो अंदर नहीं आ रहे थे। तो थोड़ी सी बातचीत जोरदार से हो रही थी, तो मैंने जरा सा दरवाजा खोला, तो मैंने, मुझे सुनाई दिया। तो महाराज जी कह रहे थे यार, बच्चे के साथ मुझे बैठा रहे हो। फिर उन्होंने एक सेंटेंस कहा कि हम राइफल लेके घूम रहे हैं और तुम मुझे चूहा मारने के लिए कह रहे हो। तो मैंने कहा बात तो ठीक है, इतने बड़े हैं, बच्चे के साथ कैसे बजाएंगे? उन्होंने कहा कि देखो मैं नहीं बजाऊंगा, मेरा बेटा पूरन है, वो बजाएगा उसके साथ। ठीक है। मैं ग्रीन रूम में बैठा था, इतने में उनके बेटे आए, उन्होंने तबला ट्यून किया, मैंने बजाना शुरू किया। 10-15 मिनट के बाद वो खुद अंदर आ गए, उठ जा पूरन, मैं ही बजाऊंगा। ये एक आशीर्वाद भी था मेरे लिए, जी। और एक एनकरेजमेंट भी था कि चलो, हो सकता है कि इनके आशीर्वाद भी है, और शायद ऐसा लगता है कि मेरा रास्ता सही है। जी। अगर हम बात करते हैं कि ऑन द स्पॉट जुगलबंदी की, ग्रीन रूम में डिसाइड हुआ कि हमें ये राग बजाना है और ऑन द स्पॉट बदल जाता है, एक किसी सीनियर आर्टिस्ट ने आपके साथ किया हो या आप कभी ऑन द स्पॉट बदल, जूनियर आर्टिस्ट बोलते होंगे कि सर ये नहीं करते, ऐसा कुछ चीज़ें होती होगी। देखिए ऐसा बहुत कम होता है कि जब जब डुएट होता है ना, तो वो एक कंटेम्प्रेरीज के ही साथ होता है। सीनियर्स के साथ जो होता है वो डुएट नहीं होता, फिर वो अकम्पनीमेंट होता है। डुएट अपने जो कंटेम्प्रेरीज है उनके साथ होता है, बट ये चीजें हुई हैं। एक बड़ा मजेदार किस्सा मुझे याद आ रहा है डुएट के ऊपर। एक बार पटना में ब्रिज नारायण जी सरोद वादक और मेरा डुएट था। हम लोग ग्रीन रूम में बजा रहे थे, बहुत मजेदार किस्सा है ये। तो ग्रीन रूम में एक शख्स कोई आया, उन्होंने ब्रिज नारायण जी के कान में कुछ कहा, तो बहुत नाराज हो गए, गुस्सा होने लग गए। मैंने कहा क्या क्या बात हो गई? बोले ये देखिए कितना कूड़ आदमी है, मुझे कह रहा राग ब्रिज बजाइए। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा कहा आपने? बोले तो उसमें क्या हो गया, अभी पिछले साल तो जोग साहब आए थे, उन्होंने राग जोग बजाया। अगर हम बात करते हैं कि आप एक घराने से आते हैं या संगीत की विरासत आपके खून में है, तो अगर हम विलायत खान साहब की बात करते हैं तो उन्होंने पद्मा अवार्ड्स को लेने से इनकार कर दिया था, या और आपकी अगर हम बात करें तो उनसे कभी डिस्कशन होते हो आपके इस टॉपिक पे पुराने समय में? मैंने पूछा जरूर था उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि
कोई भी अवार्ड अगर सितार में है, अगर किसी वोकलिस्ट को मुझसे पहले दे दिया, किसी डांसर को दे दिया, किसी तबला प्लेयर को दे दिया, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन सितार में पहला अवार्ड मैं डिजर्व करता हूँ, ऐसा उनकी सोच थी। तो उनको जब पद्मश्री बहुत पहले उनको जब देना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया, फिर पद्म भूषण को मना किया, पद्म विभूषण को भी मना कर दिया। तो ये उस जमाने की बात है जब फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो थे अपने प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो उन्होंने भी पूछा, खान साहब आपने ऐसा क्यों किया? बोले अगर मुझे देना है तो मुझे वो अवार्ड चाहिए जो किसी को नहीं मिला। तो उनके लिए खास अवार्ड बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आफ्ताब सितार, और वो उनको दिया। कई अभी जब मुझे पद्मश्री मिला तो बहुत मेरे साथी कलाकारों ने कहा कि आपके लिए ये ठीक नहीं है, आपको नहीं लेना चाहिए, आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। तो मैंने कहा देखिए मेरी इसमें अलग सोच है। पहली तो चीज ये कि आप मुझे ये बताइए कि दो तरह के अवार्ड है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक इंसान इंसान को देता है और एक भगवान इंसान को देता है। कौन सा बड़ा है? भगवान। भगवान ने इतना बड़ा अवार्ड म्यूजिक मुझे दिया हुआ है, इसकी क्यों क्यों फिक्र करें? अब दूसरी बात ये कि ये जितने भी होते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म, ये म्यूजिक के अवार्ड नहीं है। तो मेरी ये सोच है कि मुझे अगर लेट दिया या नहीं दिया तो ये उनकी गलती है, लेकिन मेरे देश ने अगर मुझे कोई सम्मान दिया तो मैं नहीं इनकार करूंगा उसको। देर से दिया है वो उनकी बात है, उनकी गलती, मैं भी गलती क्यों करूं ना लेके। क्या खूबसूरत सफर रहा उस्ताद शाहिद परवेज साहब की बातों में। वो नफासत थी, वो तहजीब थी जो हिंदुस्तान की रगों में बहते राग की पहचान है। उनकी उंगलियां सिर्फ तार नहीं छेड़ती बल्कि जज्बात छेड़ देती है जो हर दिल में कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। और अब जाते जाते इन्हीं सुरों का सफ़र की हम बात करना चाहते हैं जो कि एक अनंत है। एक नए कलाकार, एक नई रूह और एक नए सुर के साथ आपसे हम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ ताल है, वहाँ तत्व है और जहाँ संगीत की आत्मा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू। मच सर।